everyone, welcome to my channel. I am Vanshika Jain and welcome to the part second of the 2.3, that is the uh, हमने कर लिया था हियरिंग इम्पेयरमेंट तक। अब हम आ जाते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। लोकोमोटर से ही आपको पता चल रहा है लोकोमोशन क्या होता है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो लोकोमोटर वही है कि हम जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी उसमें हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, हम जा नहीं पा रहे हैं, वो हमारी उस मूवमेंट को हैम्पर करता है, रोकता है। दैट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। Locomotor disability is a person's inability to execute the distinctive functions associated with movement by the self and object। मतलब कि एक पर्सन की इनेबिलिटी है, पर्सन इनेबल है, असक्षम है किसमें, टू एग्जीक्यूट द डिस्टिंक्टिव फंक्शंस, अपने डिफरेंट डिफरेंट कार्य को, अपने फंक्शंस को, कार्य को करने में वो इनेबल है, वो नहीं कर पा रहा है। विच इज़ एसोसिएटेड, जो किससे जुड़े हुए हैं, द मूवमेंट बाय सेल्फ, जो खुद से जुड़े हुए हैं, खुद के काम, एंड द ऑब्जेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एफ्लिक्शन ऑफ मस्कुलोस्केलेटन और द नर्वस सिस्टम और बोथ। जितनी भी सारी मूवमेंट्स हमारी मसल्स और स्केलेटन सिस्टम, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जितनी मूवमेंट्स हम खुद कर पा रहे हैं, वो उसमें हमें पेन हो रहा है। एफिलिक्शन का मतलब होता है पेन। उस सारी एक्टिविटी, उस सारी मूवमेंट में जो भी हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी मसल से जुड़े हुए हैं, हमारी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उसमें हमें पेन आ रहा है। दैट इज़ द लोकोमोटर डिसेबिलिटी। हम उस पर नहीं काम कर पा रहे हैं। यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु आर फेसिंग लोकोमोटर डिसेबिलिटी इश्यूज। वो उन्होंने ले रखा है, रैम ले रखा है, देन व्हील चेयर ले रखी है, देन देयर इज फ्रैक्चर, फिर उन्हें कुछ असिस्टिव डिवाइस ले रखा है टू हेल्प देम, देन उनके यहाँ पे आर्टिफिशियल लेग्स हैं। सो यू कैन सी हेयर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी में लोग आते हैं। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, आपको ये डेफिनेशंस अगर टफ लग रही हो तो मैं आपको ये बता दूँगी, सारी जो डेफिनेशंस हैं ये सारी RPWD एक्ट से ही ली गई हैं। अगर आप अपने आंसर में ये यूज़ करते हैं, इट विल मेक योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल एंड इफेक्टिव। अगर आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कट जाएंगे। बट अगर आप ये वाली डेफिनेशंस यूज़ करते हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आपके मार्क्स कटें। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये वाली डेफिनेशंस यूज़ करें, मतलब समझ के करें, रटे मत। ठीक है। नाउ ड्वार्फिज्म पढ़ते हैं नेक्स्ट। मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन which is resulting in an adult height of 4 feet 10 inches 147 centimeter or less। जितनी भी हमारी मेडिकल या जेनेटिक कंडीशंस की वजह से हमारे अगर हाइट 4 फीट 10 इंचेस तक ही रहती है तो वो ड्वार्फिज्म में आता है। ड्वार्फिज्म का मतलब ही क्या है, बोनापन। हम अगर हमारी हाइट कम रह जाती है, इतनी हाइट बेंचमार्क डाल रखा है RPWD एक्ट ने, 147 सेंटीमीटर हमारी हाइट है या उससे भी कम है तो हम ड्वार्फिज्म में आते हैं। लेट मी शो यू। You can see in this picture these two people, you can see their height is क्वाइट स्मॉल। सो ये जो लोग हैं ड्वार्फिज्म में आते हैं, एग्जाम्पल हैं। सो यू कैन सी ड्वार्फिज्म में क्या आती है, 147 सेंटीमीटर। देन होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है? Now, it is a condition which is characterized by the significant limitation both in intellectual functioning, जिसमें क्या क्या आता है, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक ऐसी कंडीशन जिसके क्या क्या फीचर्स हैं कि इसमें हमें लिमिटेशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हम डिस्ट्रक्शन फेस कर रहे हैं। किसमें? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में जितने सारे फंक्शंस होते हैं, हमारे रीजनिंग के फंक्शंस, रीजनिंग हो गई, लर्निंग हो गई, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर हम उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लिमिटेशन फेस कर रहे हैं, और एक अडेप्टिव बिहेवियर, एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर में भी जो हमारा बिहेवियर होता है एक हर चीज़ को लेकर, हम में भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसमें क्या आ रहा है, विच कवर्स रेंज ऑफ डेली सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। जितनी भी हम डेली लाइफ में सोशल स्किल्स या प्रैक्टिकल स्किल्स यूज़ करते हैं, उस पर हमें प्रॉब्लम है, विच इज़ इंक्लूडिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है इसमें, एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोनों ही चीज़ें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आती हैं। It is recognized by RPWD Act. It is mentioned in RPWD Act. ये definition RPWD Act में mention है। So आप देख सकते हो इस डायग्राम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या क्या आता है। हमारा सिंड्रोम आते हैं, बिहेवियर आते हैं, चाइल्ड, मेंटल डिसऑर्डर, इंटेंसिव डिलेज, डेवलपमेंट, लर्निंग, जनरल। It all constitutes intellectual disability. Now moving on to the mental illness. So it means substantial disorder
of thinking, mood, perception, orientation, or the memory that grossly impairs judgment. सब्सटैंशियल मतलब क्या होता है, एक रियल डिसऑर्डर है जिसमें हमें थिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मूड की, परसेप्शन यानी व्यू की, एक सोच की, ओरिएंटेशन की, चलने जो इन्वायरमेंट से फेमिलियर होने की, मेमोरी से, जो हमारे क्या करता है, इम्पेयर करता है, ग्रोसली इम्पेयर करता है, किस पे इम्पैक्ट डालता है, हमारे जजमेंट पर, इसका प्रभाव पड़ता है बिहेवियर पर, कैपेसिटी पर, जिससे हम रिकॉग्नाइज किसकी प्रॉब्लम आती है, रियलिटी को रिकॉग्नाइज करने में, और एबिलिटी टू मीट जितनी ऑर्डिनरी डेली लाइफ रूटीन्स की डिमांड होती हैं, हम उसमें इनेबल हैं, उसमें हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट इट डजेंट रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल इलनेस जो होता है एक बिहेवियरल इशू है, जो मेंटल रिटार्डेशन से काफ़ी अलग है, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता। इस कंडीशन में इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है हमारे माइंड का, एंड सब नॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो नॉर्मल नहीं है। ये मेंटल बिहेवियर बेसिकली से बोलते हैं, सोशल बिहेवियर। इसमें क्या होता है, हमारे किसी भी एज में हमारी लाइफ में हो सकता है मेंटल इलनेस। एक बिहेवियर इशू है जिसमें हमें थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, मेंटल रिटार्डेशन से काफ़ी डिफरेंट है, और ये हमारे लाइफ के किसी भी एज में हमें फेस करने को मिल सकता है। सो यू कैन सी हियर मेंटल इलनेस में आपको दिखाई दे रहा है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारी किसमें, हमारी थिंकिंग में, फील्स हमें डिफरेंट फील होता है, बिहेव हम डिफरेंट करते हैं, ये सब मेंटल इलनेस में आता है। मूविंग autism spectrum disorder. So it means neurodevelopment condition typically appearing in the first 3 years of our life that significantly affect the person's ability to communicate, understand relationship and relate to others. एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है हमारे ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है जो हमारे किसमें होता है, टिपिकली हमारे जो शुरू के हमारी लाइफ के 3 साल होते हैं, जब हम बर्थ लेते हैं उसके जो आगे के 3 साल होते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है, जो हमारे किसमें इम्पैक्ट डालता है, हमारी पर्सन की एबिलिटी टू कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, उसको रिलेशनशिप समझने में प्रॉब्लम होती है, और सबके साथ रिलेट करने में उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, विच इज़ फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद द अनयूजुअल और द स्टीरियोटिपिकल रिचुअल और बिहेवियर। इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो अनयूजुअल बिहेवियर होते हैं, जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं होते, इसमें वो दिखने को मिलता है, हमें सोशल इशू देखने को मिलते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करता ऑटिज्म का बच्चा। तो ये सारे इश्यूज हमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में दिखते हैं। लेट मी शो यू। सो यू कैन सी जो ऑटिज्म के अर्ली साइंस होते हैं, बच्चा स्पिन करता है ऑब्जेक्ट्स को, और खेला खेलना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, और स्लीप इश्यूज होते हैं उसको, कडल्स नहीं करता वो, और इसमें स्पीच डेवलपमेंट भी डिले होता है, देर से होता है स्पीच का जो डेवलपमेंट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी हम देखते हैं क्या होता है। सो इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट एंड द मसल कोऑर्डिनेशन। एक नॉन प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव क्या होता है, जो टाइम के साथ बढ़ती रहती है, बट ये टाइम के साथ वर्स्ट नहीं होती और बुरी नहीं होती, इसकी कंडीशन ये स्टेबल रहती है। एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, फिर से ब्रेन से रिलेटेड कंडीशन है, अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट्स, इसमें हमारे बॉडी मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं, इनकोऑर्डिनेशन होती है हमारी मसल्स मूवमेंट्स बॉडी की, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, बैलेंस नहीं कर पाती आपस में, विच इज़ कॉज्ड बाय डैमेज टू वन और मोर स्पेसिफिक एरिया इन ब्रेन। ब्रेन में जब हमारे कोई भी डैमेज हो जाता है किसी भी एक एरिया में, या एक से ज़्यादा एरिया में हमें डैमेज दिखता है, इस वजह से सेरेब्रल पाल्सी अकर होती है। एंड बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ये हमारे बर्थ से पहले भी हो सकती है, मतलब जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसके टाइम उसके कुछ इश्यूज, अगर उसने कोई मेडिसिन ऐसी ली हैं या कुछ भी ऐसे इश्यूज हुए हैं, तो ये बर्थ से पहले भी हो सकता है, बर्थ के ड्यूरिंग भी हो सकता है, और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, और बर्थ के बाद में भी ये चीज़ हमें फेस करने को मिल सकती है एक बच्चे में। यू कैन सी हेयर कि बच्चे को कैसे होता है, कि कैसे उनकी पोजीशंस पैर की चेंज होती रहती है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती बॉडी से, वो माइंड से, क्योंकि माइंड में ही, ब्रेन में ही कुछ ऐसे डैमेज हो रखे हैं जिससे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है। नाउ मूविंग टू द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। Now, it means a group of hereditary genetic muscle disease. ये hereditary है, मतलब हमारे पेरेंट्स से एक जेनेटिकली मस्कल डिसीज़ है, मसल में डिसीज़ होती है, मस्कुलर से ही पता चल रहा है मसल्स में डिसीज़ हो रही है, हेरिडिटी है ये। दैट वीकन्स मसल, मसल को ये कमज़ोर कर देती है, जिससे क्या होता है, दैट मूव ह्यूमन बॉडी, जो भी हमारी बॉडी को मसल्स हेल्प करती है मूव करने में, उन्हीं मसल्स को ये वीक कर देती है, ये कंडीशन।
पर्सन्स विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिन लोगों को ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, दे हैव इनकरेक्ट एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन इन देयर जीन्स। उनके जीन्स में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है या गलत होती है, क्योंकि हेरिडिटी है तो जीन्स में प्रॉब्लम होती है इसमें, विच प्रिवेंट्स दैम फ्रॉम मेकिंग देयर प्रोटीन्स दे नीड फॉर हेल्दी मसल्स। जो हमें हेल्दी मसल्स के लिए, एक मसल को हेल्दी रखने में जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो नहीं होता इनमें, जिस वजह से जीन्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती है सारी। एंड इट इज़ करेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वीकनेस। और एक इसका क्या फीचर है इसका, ये प्रोग्रेसिव स्केलेटन मसल वीकनेस की वजह से होता है, मतलब मसल में बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ रही है। एंड इट डिफेक्ट्स इन द मसल प्रोटीन, मसल में प्रोटीन की कमी होती है। एंड डेथ ऑफ मसल सेल एंड टिश्यूज़, मसल सेल्स और टिश्यू जो हो रहे हैं उनकी डेथ हो रही है, और मसल प्रोटीन भी नहीं है, मसल में वीकनेस है। तो सारी कंडीशंस किस में आ जाती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट में। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, इन्हीं की वजह से एक पर्सन में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। बेसिकली जीन से रिलेटेड है, हमारे हेरिडिटी डिसीज़ है ये। नाउ यू कैन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ये सारे सिम्टम्स हैं। क्या क्या होता है सिम्टम में, प्रोग्रेसिव वीकनेस है मसल में, काल्फ मसल है, मसल्स ऐसे स्वेल हो रखे हैं, फटीग है, टो वीक, वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है स्टेयर्स को चढ़ने में, फ्रिक्वेंट गिर रहा है वो बच्चा, देन उसके डेवलपमेंट डिलेज भी आ रहे हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी है, लर्निंग डिफरेंसेस भी आ रहे हैं, स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम है, स्केलोसिस भी है, शॉर्ट हाइट भी है उसकी। तो सारे सिम्टम्स होते हैं एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बच्चे के अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। सो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन है विच इज़ हैज़ इट्स ओरिजिन इन सम पार्ट ऑफ द पर्सनस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसके कुछ पार्ट में इशू है, विच इज़ लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम से चल रही है वो प्रॉब्लम, और मार्क्ड बाय द फ्रीक्वेंट रियकरेंस, या फिर वो हमें बार बार देखने को मिलती है, या फिर वो बीच बीच में रियकर करती है। ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल, क्रॉनिक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। क्रॉनिक का मतलब ही क्या है, बहुत ही पुअर क्वालिटी है, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत टाइम से चलती आ रही है, बीच बीच में वो रीअकर कर रही है, बार बार आ रही है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ओके, लेट मी शो यू द पिक्चर कैसे दिखते हैं। ये देखो हमारे नर्व्स में ये प्रॉब्लम होती है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिससे हमें काफ़ी सारे स्ट्रेस और जितने भी हमें इशू वो होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ वगैरह होती हैं, इसमें प्रॉब्लम आती है। नाउ व्हाट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का सबसे पहले मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, यानी जो टिश्यू होता है नर्व सेल का वो हार्ड हो जाता है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बहुत ज़्यादा, मल्टीपली रेजिस्टेंस, हमारा जो टिश्यू है हार्ड हो गया और वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा मल्टीपली। अब इसका मतलब क्या है कि एक इन्फ्लामेटरी नर्वस सिस्टम डिसीज़ है, एक इन्फ्लामेटरी मतलब इरिटेशन हो रही है, पेन हो रहा है, ये सारी हमें फेस करनी पड़ रही है नर्वस सिस्टम में। डिसीज़ है जिसमें कि जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ क्या होता है, नर्व सेल्स अगर आपको पता हो ब्रेन में, उसके एक्सॉन्स होते हैं, और एक्सॉन्स के पास ही माइलिन शीथ होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो माइलिन शीथ है, एक्सॉन है, आपको दिख रहा है ये एक्सॉन है, इसके चारों तरफ माइलिन शीथ्स हैं। माइलिन शीथ्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और अगर हमारे ये और क्या करते हैं, ये जितना भी हम जो ट्रांसफ़र करते हैं मैसेजेस ब्रेन तक, जितने भी नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र करते हैं, वो काम माइलिन शीथ करते हैं। तो इसकी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाता है ये इसमें, और स्पाइनल कॉर्ड आर डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो भी एबिलिटी है, जो नर्व सेल्स की ब्रेन तक, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती, और ये इश्यूज फेस करते हैं बहुत सारे। रेजिस्टेंस, हमारा टिश्यू जो होता है वो हार्ड हो जाता है, और दिमाग तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। सो किस में आता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं इसमें डैमेज होते हैं। यू कैन सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये एक हेल्दी न्यूरॉन है, डैमेज न्यूरॉन है। अगर हम चाय का कप पकड़ रहे हैं, इसमें गिर रहा है क्योंकि हमारे काम ही नहीं कर पा रहे हैं नर्व सेल्स। इसमें विजन में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, माउथ एंड स्पीच में, सेंसेस में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, मसल्स में, यूरिनरी सिस्टम में, सारे अफेक्टेड एरियाज होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। मल्टीपली हमें प्रॉब्लम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि टिश्यू जो हो रहे हैं वो हार्ड हो जा रहे हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स ही डैमेज हैं। Now, thank you so much everyone for watching this video till now, and I hope you like this video, and if you like it, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon to never miss a video. And I try to post as much as I can, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, बट मेरे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड द मोटिवेशन आई नीड कैन only come from you guys. So
थैंक यू सो मच एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो इन द पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज अभी भी डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो कवर नहीं हो पाई हैं. सो सी इन द नेक्स्ट पार्ट. बाय बाय.